अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है द प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि प्रोसेस हॉस्पिटलाइजेशन का क्या है। सो हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात करें, सो एडमिशन टू ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफ़र टू डिस्चार्ज, यानी जो एक प्रोसेस है फ्रॉम बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड और फ्रॉम बीइंग एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, उसको हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है। ओके, हॉस्पिटलाइजेशन इज एडमिटेंस टू द हॉस्पिटल एज ए पेशेंट, यानी आपको एडमिशन सुपरवाइज किया गया है, आपको कहा गया है कि आप जी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं, और उस अमल को कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं तो आप कहते हैं कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका हूँ, यानी मैं एडमिट हो चुका हूँ हॉस्पिटल में। Patients are admitted to the hospital for the variety of reasons, including scheduled tests, procedures or surgery, emergency medical treatment, administration of medication, or to stabilize or monitor an existing condition. यानी पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, ठीक है, जो कि किसी एक स्पेसिफिक रीजन के साथ नहीं है, मल्टीपल रीजंस के साथ हमारे पास पेशेंट एडमिट हो रहे होते हैं, जिनमें रूटीन टेस्ट होते हैं, किसी की कोई सर्जरी है, कोई प्रोसीजर है, उसके लिए वो एडमिट हो रहे होते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी है और वो ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए ये रूटीन चेकअप फॉर ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास मल्टीपल रीजंस के लिए पेशेंट जो है एडमिट हो रहे होते हैं। नाउ एडमिशन प्रोसेस इन हॉस्पिटल, allowing a patient to stay in hospital for observation, investigation, treatment and care. अगर लेट सपोज मैंने बात की कि पेशेंट मेरे पास एडमिट हो रहा है, तो वो मल्टीपल रीजंस के साथ हो रहा है। तो इसमें एक रीज़न तो ये है कि मैं उसको ट्रीटमेंट के लिए कह रही हूँ। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में मेरे पास क्या है ट्रीटमेंट में पेशेंट जो एडमिट हो रहा है, वो हो सकता है कि उसको कोई स्पेसिफिक टाइम के थ्रू जो है अपना मेडिकेशन का डोजेस लेना हो फॉर कपल ऑफ डेज। ठीक है, तो वो मेरे पास एडमिट हो रहा है या फिर वो मेरे पास डे केयर में आ रहा है और अपना ट्रीटमेंट ले रहा है डेली स्पेसिफिक टाइम पे, और आके अपने डोजेस को कंप्लीट करा रहा है और पेशेंट जा रहा है। अब अगेन हो सकता है कि मैं पेशेंट को देख रही हूँ और उसके साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा हो कि पेशेंट को एडमिशन की नीड है और मुझे इसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, तो फॉर 24 आवर्स की ऑब्जर्वेशन के लिए भी हम पेशेंट को एडमिट कर रहे होते हैं। एंड समटाइम्स हमें ऐसा लग रहा होता है कि वी आर मेकिंग अ डायग्नोसिस और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम विदाउट लैब इन्वेस्टिगेशन, विदाउट ब्लड सैम्पलिंग, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन जो है हम कोई कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स को देख के हम जो है कंफर्म नहीं कर सकते पेशेंट के डायग्नोसिस को, तो हम पेशेंट को एडमिट कर रहे होते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ को हम पता लगा सकें कि एक्चुअली में रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं। And for the basic treatment of care, admission is the entry of patient into the hospital ward or therapeutic diagnostic purpose. यानी एडमिशन क्या है पेशेंट का, कि वो एंट्री है हॉस्पिटल के अंदर, एंट्रेंस है। ठीक है, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, यू आर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, आप एडमिट हो रहे हो, तो आपकी वो एंट्री हो रही है हॉस्पिटल में। ओके, नाउ लेट्स कम टू टाइप ऑफ एडमिशंस। टाइप ऑफ एडमिशंस में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। The one is emergency admission and the second is planned admissions. अब emergency admissions क्या है कि emergency department के अंदर patient आया and seeking the emergency care, यानी immediate care, ठीक है, उस patient को चाहिए, and you provide on basis जो भी उसकी baseline immediate care थी, आपने उसको प्रोवाइड किया और आपने देखा कि ये पेशेंट जो है इसको फॉर एग्जांपल उसको ऑब्जर्वेशन की नीड है, या फिर जो है उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की नीड है, और वो पेशेंट घर जैसा जाने वाला नहीं है। सो यू एडवाइज द एडमिशन टू द पेशेंट, और फिर वो इमरजेंसी से आपने उसके जो है पेशेंट के डायग्नोसिस को देखा,
और उसको जो है असाइन किया कि ये पेशेंट इस वार्ड में जो है जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल पेशेंट के मैंने देखा पेशेंट जो है वो मुझे कार्डिक की केयर रिक्वायर्ड करता है, तो मैंने उस पेशेंट को देखा कि दिस इज नॉट मोर क्रिटिकली इनटू कार्डिक, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसको कार्डिक वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड मैंने पेशेंट का डायग्नोसिस देखा कि मुझे ये सस्पेक्ट कर रही हूँ और वो मेडिसिन से बिलोंग कर रहा है, तो मैंने उसको मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। इसी तरह मैंने उसको डिफरेंट, अगर वो पेशेंट की कंडीशन इतनी स्टेबल है कि उसको क्रिटिकल जो है यूनिट्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने उसको वार्ड्स में एडमिशन एडवाइस किया। ऑन दी अदर हैंड अगर उसकी एडमिशन उसकी जो सिचुएशन है या कंडीशन है उस पेशेंट की वो ऐसी है कि उसको रिक्वायर्ड है क्रिटिकल केयर यूनिट्स, तो मैंने उसको आईसीयूज, इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो है उसको एडवाइस किया कि उस पेशेंट को वहाँ पे हमने जो है एडमिट करना चाहिए। और अगर तो वो पेशेंट किसी अगर उसको कोई ट्रॉमा है या कोई सर्जरी की नीड है, ठीक है, तो मैंने उसको सर्जिकल वार्ड जो है ज्वाइन कराया, एडमिशन वहाँ का मैंने एडवाइस किया। और रादर देन दैट अगर उसको बर्न है तो मैंने उसको बर्न यूनिट में एडवाइस कर दिया। दिस इज व्हाट इमरजेंसी एडमिशंस, कि वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के थ्रू ही जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के थ्रू ही एडमिट हो रहे होते हैं हमारे पास। नाउ व्हाट इज प्लान्ड एडमिशन? प्लान्ड एडमिशन ये है कि आप जो है फॉर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस और टू कंफर्म योर डायग्नोसिस, या फिर जो है आप जो है फॉर ऑब्जर्वेशंस आप पेशेंट को जो है वो एडमिट कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास हम यहाँ देख लेते हैं कि ओपीडी टू एडमिशन ऑफिस टू वार्ड। अब मेरे पास पेशेंट आया ओपीडी में और उसको कोई स्पेसिफिक डिजीज है, तो उसको किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक इशू आ रहा है, कोई एक कॉम्प्लिकेशन हो रही है, उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने पेशेंट को एडमिशन एडवाइस किया कि उसका ट्रीटमेंट हम देखें और लैब इन्वेस्टिगेशंस कराएं, तो हमें ये पता चले कि एक्चुअली पेशेंट को हो क्या रहा है। तो मैंने क्या किया, पेशेंट को एडवाइस कर दिया एडमिशन, तो वो मेरा एक प्लान एडमिशन हो गया। ठीक है, कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इस पेशेंट को एक्चुअली आया मसला क्या है, ठीक है। और पेशेंट को इमीडिएट इवन केयर की नीड नहीं भी है, ठीक है, या उसको वो इतना क्रिटिकली उसकी इल सिचुएशन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट को एडमिशन एडवाइस करना चाहिए कि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो मैंने क्या किया, उसको एडमिशन एडवाइस कर दिया। अब इसी तरह आपके कुछ सर्जरीज होती हैं, उन उसके लिए आपने पेशेंट को देखा और आपने आपको लगा कि नहीं ये तो विदाउट सर्जरी तो ये नहीं हो सकता प्रोसीजर, तो इसमें हमें प्रोसीजर की नीड है पेशेंट को, तो हमने क्या किया, प्रोसीजर एडवाइस किया। तो वो भी जो आपकी सर्जरीज हो रही होती हैं दे आर प्लान्ड एडमिशंस, कि आप उनमें प्लान कर रहे होते हो और आपको वो स्पेसिफिक डेट के कितने सर्जन्स के कितने शेड्यूल्ड हैं सर्जरीज के लिए, तो कौन सा डे आपको मिल रहा है उस डे पे आप जाके एडमिशन करा रहे होते हो। और ये इस तरह से हो रहा होता है कि इमरजेंसी एडमिशन इमरजेंसी डिपार्टमेंट के थ्रू फिर अपने रिस्पेक्टिव वार्ड्स में जा रहे होते हैं बाय लुकिंग एट देयर कंडीशन एंड डायग्नोसिस। और प्लान्ड एडमिशंस में हमारे पास जो है पेशेंट ओपीडी में आके डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर देखते हैं, असेस करते हैं, और असेस करने के बाद उनको जो है एडमिशन एडवाइस कर रहे होते हैं, तो वो फिर जाते हैं बिलिंग ऑफिसर, वहाँ से जो भी रिसेप्शन से जो आपका डॉक्यूमेंटेशन फाइल होता है पेशेंट का, वो बन के फिर आप रिस्पेक्टिव वार्ड में जा रहे होते हो जहाँ आपको डॉक्टर ने एडमिशन एडवाइस किया होता है। Now we are here for the procedure for admission. Before the patient is taken to room, admission procedures are performed. कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जब आप पेशेंट एडमिट हो रहा होता है तो हम उसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। वो क्या है, वो पेशेंट का पर्सनल डेटा है, यानी उसका जो डेमोग्राफिक डिटेल्स होती हैं पेशेंट की, वो हम रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे होते हैं, उसको एज अ रिकॉर्ड सेव कर रहे होते हैं अपने पास अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। उस डेटा में पेशेंट का क्या नाम है, पेशेंट का एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी ऑक्यूपेशन और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी पेशेंट के साथ
इफ व्हाट इफ अगर वो पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है अगर वो उस वक्त अवेलेबल ना हो, सो कोई एज उनकी रिप्लेस पे हमारे पास कोई ऐसा बंदा हो मौजूद कि हम उनको कॉल करें और हमें उनका रिस्पॉन्स फिर रिसीव हो। और फिर इंश्योरेंस कवरेज, अगेन आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, आप पैनल पे हैं, क्या है, कोई आपको कौन फाइनेंस कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम जो है एज अ डेमोग्राफिक डिटेल्स उनका सारा डेटा अपने पास जो भी हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड हो रहा होता है। देन यहाँ पे एक दो चीज़ें और लिखी हुई हैं विच इज़ कि जब पेशेंट एडमिट हो रहा होता है और उसकी इंफॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि पेशेंट जो है उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसको उसके रूम तक लेके जाया जाए। और फिर जब वो अपने डिपार्टमेंट जाता है, ठीक है, तो वहाँ जब डिपार्टमेंट अपने पहुँचा, ठीक है, पेशेंट, तो आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की फ़ाइल बनाई और आपने जो आपकी यूनिट रिसेप्शनिस्ट होते हैं, वो जिस वार्ड में भी पेशेंट ने जाना है, वहाँ कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि फ़लाना पेशेंट इस डायग्नोसिस के साथ आपके पास इस वार्ड में आएगा। तो वहाँ पे जो नर्सेज़ होते हैं, वो उन पेशेंट्स के लिए बेड रेडी करा के कि हमारे पास ये पेशेंट ने आना है। और जब वो पेशेंट उनको मिलता है, तो वो फर्स्ट आपका काम ये होता है कि आप उनको उनका जो फ़ाइल है पेशेंट का, उनको ग्रीट करते हुए आप उनका फ़ाइल लिखते हो कि आया ये जो पेशेंट के लिए मेरे पास कॉल आई थी, ये वही पेशेंट है, या हो सकता है कि वो मेडिसिन का पेशेंट हो और आपके पास सर्जिकल वार्ड के अंदर आ गया हो, ठीक है। कई दफ़ा कियोस इतना होता है कि मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है, मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है और आपको पता नहीं चल रहा होता। और आप अब उसके पास उस पेशेंट को बेड पे भी ले लो, काम भी स्टार्ट कर दो और आपको यही ना पता हो कि ये वही पेशेंट है जो मेरे पास आना था। तो द फर्स्ट थिंग इज़ टू रीचेक कि आपने काउंटर चेक करना होता है कि जो पेशेंट की कॉल आई थी, क्या ये वही पेशेंट है? सो दिस इज़ हाउ यू डू। एंड देन फिर आपने पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराया, खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया पेशेंट को। देन उनका जो भी रिकॉर्ड फाइल है उसको देखा कि ये वही सेम पेशेंट है। उनको इनिशियल लेवल पे हम असेस करते हैं, वाइटल साइंस लिए, ठीक है, उनको हॉस्पिटल का गाउन और ट्राउज़र जो होता है यूनिफॉर्म वो दिया। पेशेंट के लिए जो बेड रेडी कराया था उस बेड पे आप लेके और उन्हीं इनिशियल लेवल पे उनकी बेसलाइन असेसमेंट कर रहे होते हैं हेड टू टो, एंड उसके वाइटल साइंस लेते हैं और फिर जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। Now the thing is, the nurse will review the doctor orders such as what tests have been scheduled and orient the person to the room. अब इसमें ये है कि आपने सारे बेसलाइन असेसमेंट कर लिए और आपने डॉक्यूमेंट किया, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट। आपने जो भी काम करना है आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है, आपने डॉक्यूमेंट किया एंड यू इन्फॉर्म द डॉक्टर कि आके ये पेशेंट आया है, इसको आके रिसीव कर लें। यूजुअली क्या होता है कि समटाइम्स डॉक्टर उस वार्ड में या उस डिपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है और वो किसी भी जो है दूसरे पेशेंट को असेस करने गया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एटलीस्ट उस डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। अगर वार्ड में कोई भी डॉक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उस डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि आके ये पेशेंट रिसीव कर लें। एंड देन यू हैव इन्फॉर्म्ड, आपने अपना डॉक्यूमेंट कर लिया। देन आप थोड़ी सी चीज़ें रिगार्डिंग पेशेंट के डिपार्टमेंट के बारे में आप पेशेंट को गाइड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वॉशरूम कहाँ है, उन्हें नहीं पता कि बेड की एडजस्टमेंट्स कैसे होनी है, उन्हें नहीं पता चीज़ों का। लेट सपोज कि फर्स्ट टाइम पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आ रहा है तो एक एक चीज़ के लिए आपसे पूछेगा, तो आपका काम ये है कि आप पेशेंट को गाइड कर दें कि आप जो है ये सामने वॉशरूम है, आप यहाँ जा सकते हो। ये जो है बेड की, अगर इलेक्ट्रॉनिक बेड्स आपके पास अवेलेबल हैं तो इस तरह से आप बेड को हेड साइड प्रॉप अप कर सकते हो, हेड साइड ड्रॉप कर सकते हो, इस तरह से आप जो है अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हो। नाउ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एडमिशन। नर्स हैव important responsibilities during the patient admission process. क्या है? Initial assessment includes gathering relevant information about the patient's medical history, current condition, and presenting symptoms or complaint. From physical assessment, checking vital signs.
यानी हेड टू टो तो आप असेस करते हो, लेकिन पहले आप क्या कर रहे होते हो, बेसलाइन टेस्ट देख रहे होते हो, वाइटल साइंस, ठीक है, उसमें आपने फटाफट पेशेंट के टेम्परेचर, बीपी, पल्स रेट, हाइट और वेट को मेजर किया। वेट को मेजर हम यूजुअली यूं करते हैं कि हमें पता चलता है, और हम पेशेंट के जो भी ट्रीटमेंट आप बना रहे होते हो, डोजेस, जो मेडिसिन के डोजेस होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द वेट जा रहे होते हैं। एंड कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन आपने किया, यानी एक नर्स जब पेशेंट के साथ प्रॉपर पॉजिटिव कम्युनिकेशन करती है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका रेपो बिल्ड होता है, और आपका जो इंटरेक्शन है, नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, वो स्ट्रांग होता है, और जब वो स्ट्रांग होता है तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन आउटकम्स आपको मिलते हैं। नाउ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो मैंने बात की पहले, ठीक है, हमने प्रायर जो डिस्कस किया कि आपने जो भी काम करना है, आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आपने उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एंड व्हेन यू इन्फॉर्म द डॉक्टर, तो वो डॉक्टर आके एक प्रॉपर केयर प्लान बनाते हैं कि ये टेस्ट जाएंगे, ये मेडिसिन होंगी, ये चीज़ें होंगी, एंड वो आपने ऑर्डर को रिव्यू करते हुए फिर आपने अपना जो है काम स्टार्ट करना है पेशेंट के ऊपर। एंड व्हाट्स इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, अगेन एज आई हैव डिस्कस के जब आप पेशेंट के साथ उनको रीअश्योर करते हो, ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं और इनिशियली डॉक्टर इफ नॉट प्रेजेंट इन द वार्ड और डिपार्टमेंट, वो नहीं प्रेजेंट हैं, तो पेशेंट के जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, उनका कंसर्न ये होता है कि ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप अगर उनके साथ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो टुवर्ड्स द पेशेंट एंड देयर फैमिली, तो जो है वो कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिलते हैं, और आपकी क्या होती है, रेपो बिल्ड होती है, पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। राइट, नाउ कम टू ट्रांसफर प्रोसेस। अब ट्रांसफर में क्या है, हमने बात की, ठीक है, कि ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, टू मूव द पेशेंट विद इन द हॉस्पिटल और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जो रेफर होता है पेशेंट, इट्स नॉट बेसिकली इट्स का काइंड ऑफ ट्रांसफर, बट दैट्स द टर्म कॉल्ड रेफरल, रेफरल कहते हैं। और विद इन वार्ड टू वार्ड और वार्ड टू आईसीयूज और इमरजेंसी टू अदर रिस्पेक्टिव वार्ड्स, पेशेंट जो है वहां से जा रहा होता है, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसफर कह रहे होते हैं। अब following are some examples of transferring patient move from emergency to hospital ward, यानी पेशेंट जो है आपका इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट हो रहा है, वो एक ट्रांसफर का प्रोसेस है, आईसीयू से वार्ड में आ रहा है, और या फिर वार्ड से प्राइवेट रूम जा रहा है। Transfer process in hospital. Sometimes the transfer is made at the patient request. जैसे पेशेंट एक नॉर्मल वार्ड में है, और वार्ड के अंदर आपको पता है कि बहुत कियोस होता है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल पेशेंट के जो भी अटेंडेंट हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पेशेंट आपके पास वार्ड में एडमिटेड है, जनरल वार्ड के अंदर, जहां उसको फैसिलिटी में मिल रही है, केयर भी मिल रही है, लेकिन क्योंकि वो जनरल वार्ड में है, ठीक है, तो माइट पॉसिबल कि उसको वो कंफर्ट ना मिल रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि बहुत नॉइज हो, प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो सकता है प्रॉपर एसी जो है उसकी फैसिलिटी ना मौजूद हो, ठीक है, तो पेशेंट वो कंफर्ट लेवल उसका वो फील नहीं कर पा रहा, तो ऑन द पेशेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, या जो उसके अटेंडेंट इतने एबल हैं कि वो फाइनेंसेस को मैनेज कर सकें, तो वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें प्राइवेट रूम शिफ्ट कर दें, क्योंकि वहां हमको वो कंफर्ट मिलेगा। तो डॉक्टर इन चीज़ों को देखते हुए दे टुक अ डिसीजन, इफ द पेशेंट इज स्टेबल, तो वो क्या करते हैं कि पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि पेशेंट को शिफ्ट कर दें टू द प्राइवेट रूम। अब नाउ द ट्रांसफर इज मेड एट द मेडिकल स्टाफ रिक्वेस्ट। अब ये क्या है कि फिजिशियन ने देखा, पेशेंट को ऑब्जर्व किया, और उसने पेशेंट को देखा कि पेशेंट को जो है एक लेवल ऊपर की स्पेशलाइज्ड केयर रिक्वायर्ड है, और अगर ये 2 दिन और वार्ड में रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है नेग्लिजेंस ही हो रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पेशेंट को प्रॉपर एक मॉनिटरिंग की नीड है कि एक स्टाफ उसके सर पे हो, ठीक है, तो डॉक्टर ने देखा और उसने कहा कि पेशेंट को मोर केयर
मोर स्पेशलाइज केयर की नीड है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन के अंदर हमें वेरिएशंस दिख रहे हैं। सो उन्होंने उनके अटेंडेंट को बुलाया, ठीक है, कि और उनको गाइड किया, उनको काउंसिल किया कि पेशेंट नीड क्रिटिकल केयर, ठीक है, और वहाँ से फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब कई दफ़ा ऐसा होता है और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है आपके बहुत क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन की नीड ज़्यादा होती है। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि मेरे पास 10 पेशेंट हैं एक जनरल वार्ड के अंदर, और उस 10 में से 9 पेशेंट मेरे बिल्कुल स्टेबल हैं, उनको कोई मॉनिटरिंग की नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन एक पेशेंट ऐसा है जिसको ऑब्जर्वेशन की नीड है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस पेशेंट को अपने नर्सिंग स्टेशन से करीब जो बेड था, जहाँ मैं उसको बैठूं और मैं उस पेशेंट को देख सकूं, ठीक है, और मुझे मेरे नर्सिंग स्टेशन से वो बेड नज़र आए, वो पेशेंट मुझे नज़र आए, कि जब मैं वहाँ उस पेशेंट को उस बेड पे लूँ तो मुझे वहाँ से बैठ के अपने नर्सिंग स्टेशन से वो पेशेंट नज़र आए और मैं उसको ऑब्जर्व कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, उस पेशेंट को आई टुक कम क्लोजर टू माई नर्सिंग स्टेशन। तो हम इस तरह से भी कर रहे होते हैं। नाउ द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र, फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है पेशेंट के ट्रांसफ़र का कि भाई ये पेशेंट है और इस रिस्पेक्टिव वार्ड के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आपने क्या किया, आपने उनकी जो फैमिली है, जो उनके अटेंडेंट हैं, उनको इन्फॉर्म किया, पेशेंट को इन्फॉर्म किया, प्रॉपर उसकी समरी बनी, ठीक है, और फिर जो यूनिट उस पेशेंट को रिसीव करेगा, जो डिपार्टमेंट जहां उसने शिफ्ट होना है उस पेशेंट ने, आपने उस डिपार्टमेंट को कॉल किया, ठीक है, और कॉल करके उनको इन्फॉर्म किया कि ये फलां पेशेंट है, इस डायग्नोसिस के साथ है, ठीक है, और पर्पस भी बताना होता है कि इस पर्पस की वजह से हम इस पेशेंट को आपके पास शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप बता दें कि हम पेशेंट को कब शिफ्ट कराएं, कि आप अपना जो भी जिस बेड पे भी पेशेंट को लेना है उसको कब तक आप रेडी करा के कर लेंगे, राइट। देन उसकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है, नेसेसरी आइटम्स आपने वो हैंड ओवर की पेशेंट के, ठीक है, इसके अलावा भी और जो भी डॉक्टर के ऑर्डर्स थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने कहा कि ये पेशेंट ट्रांसफ़र होना है, लेकिन उस ट्रांसफ़र से पहले ये 3 से 4 लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आपने करानी है, ठीक है, वो आप करा के शिफ्ट कराना पेशेंट को। तो आपने वो सारे ऑर्डर्स जो आपको मिले हैं आपने वो फॉलो किए एंड देन यू शिफ्ट दैट पेशेंट। और अगर तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो आपने प्रॉपर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसको अरेंज करके रखा। अगर वो पेशेंट लेट्स सपोज क्रिटिकल वार्ड के अंदर शिफ्ट हो रहा है तो आपके पास पोर्टेबल मॉनिटर हो, आप उसके जो है सैचुरेशन और ऑक्सीजन उसको उस पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप सारे प्रायर जो भी उसके बेस लाइन चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपने जो है शिफ्ट कराना है, तो वो आपके पास प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप पेशेंट को शिफ्ट करा रहे हैं तो आपने अपना अगेन आई हैव सेड कि डॉक्यूमेंटेशन आपको बचाती है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप सारा काम करें, आप बहुत अच्छा काम करें, आप बहुत अच्छे नर्स हैं, आप सारा काम करें, ठीक है, और काम करके आप उसको मेंशन नहीं करें कि मैंने पेशेंट पे ये काम किया है, ठीक है, तो आपका वो सारा काम करना बेकार है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो आप अपने आप को सेव करते हो, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट। आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपको ऑर्डर्स मिले आपने फॉलो किए, आपने इन्फॉर्म किया, आपने उस पेशेंट पे ये काम किया और अब आप उस पेशेंट को शिफ्ट करा रहे हैं, आपने वो पूरा सिनेरियो यू हैव टू मेंशन इन डॉक्यूमेंटेशन फाइल। नाउ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पेशेंट ट्रांसफर, be sure that patient and family is informed of the patient transfer as I have told you कि आपने पेशेंट को और उनके जो अटेंडेंट है उनको इन्फॉर्म करना है कि आपका ये वाला पेशेंट यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। डिसीजन शुड ऑलवेज बी मेड बाय पर्सन्स हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। लेट सपोज डॉक्टर ने पेशेंट को, जैसे मैंने बात की कि पेशेंट ने कहा कि मुझे प्राइवेट रूम शिफ्ट होना है और डॉक्टर ने उसकी कंडीशन को देखते हुए अलाउ कर दिया, ठीक है, कि वो पेशेंट स्टेबल है, ठीक है, प्राइवेट रूम में हम इसको भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो पेशेंट उसकी कंडीशन कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम इसको पेशेंट को ये हमारी नज़रों के सामने होना चाहिए, इसको हम प्राइवेट रूम नहीं भेज सकते और डॉक्टर ने मना कर दिया, ठीक है, तो आप फिर
अननेसेसरली नहीं ले सकते डिसीजन। लेकिन इसमें ये भी है कि पेशेंट के जो अटेंडेंट है, ठीक है, अगर वो आपको नहीं इस पे एग्री करते, ठीक है, तो हम एक टर्म पढ़ते हैं व्हेन इट कम्स टू एथिकल राइट, ऑटोनोमी। तो ऑटोनॉमी के अंदर बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि हमें पेशेंट के राइट के डिसीजन की हमने रिस्पेक्ट करनी है। तो अगर वो हमें पेशेंट ये कह रहा है कि यू हैव टू टेक अ एडमिशन और आपको ट्रांसफ़र करना है, और वो नहीं चाह रहा है पेशेंट ट्रांसफ़र करना, तो आप अपना पॉसिबल एटलीस्ट ये कर सकते हो कि आप उस पेशेंट को काउंसिल कर सको, प्रॉपर वे में उसको काउंसिल कर सको, बार बार काउंसिल कर सको। और अनलेस और अनटिल वो नहीं काउंसिल की तरफ भी जा रहा और आपकी ऑर्डर्स को नहीं समझ पा रहे, तो फिर डेफिनेटली दे हैड टू टेक सम डिसीजंस, जिसमें फिर उनके कोड्स होते हैं मल्टीपल, कि वो पेशेंट की कंडीशन को देख के कोड साइन करा रहे होते हैं। नाउ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट पेशेंट ट्रांसफर, कलेक्ट ऑल द पेशेंट बिलोंगिंग्स, ठीक है, क्योंकि केयरलेसनेस कोई चीज़ उनकी वैल्यूएबल बिलोंगिंग हुई और वो गुम गई, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपके ऊपर एलिगेशन आ सकता है, ठीक है। गिव द ट्रांसफर पर्सनल अ कॉपी ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड फोल्डर, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ जो अर्ली मुझे आपको बतानी चाहिए थी कि जब पेशेंट इनिशियली हम असेस कर रहे होते हैं, हमारे पास आता है, तो उनकी जो भी बिलोंगिंग्स होती हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के जो फाइल होती है उसमें हमारे पास एक फॉर्म होता है विच इज़ कॉल्ड अ पेशेंट बिलोंगिंग फॉर्म। उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है बहुत क्लियरली कि हम आपकी कीमती अशिया जो भी है उसकी हिफाजती ज़िम्मेदार आप ही हैं अपनी चीज़ों के। और हम अगर वो कल को गुम जाती हैं, कुछ कोई मसला होता है, तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। और उस पे आप उनके जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली मेंबर है, या जो भी उस टाइम पे जो फैमिली को लीड कर रहा है, उनके साथ मौजूद है, आप उनके साइन लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि आपके पास सिर्फ एक नर्सिंग स्टाफ नहीं होता है, एक कल को वो आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ है, आपके पास नॉन नर्सिंग आपका अमला होता है, जैसे आपका हाउस कीपिंग हो गया, जेनिटोरियल स्टाफ हो गए, आपके जो है कोई भी कैंटीन से डाइट रखने आ रहे होते हैं, खाना देने आ रहे होते हैं। तो अब कल को कोई चीज़ गुम जाए और वो किसी पे भी एलिगेशन लगाएं, तो उससे पहले ही आप ये जो है उनको समझा दें हॉस्पिटल की पॉलिसीज के बारे में। नाउ व्हाट इज डिस्चार्ज? डिस्चार्ज तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस समझ में आता है, बट इट इज एक्चुअली अ लेंदी प्रोसेस। डिस्चार्ज बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ केयर फ्रॉम द हेल्थ केयर एजेंसी, यानी आपके पूरा एडमिशन और ट्रीटमेंट का प्रोसेस हो गया और अब आपको छुट्टी दी जा रही है उस हेल्थ केयर सेटिंग से, उस हेल्थ केयर इन्वायरमेंट से। When patient leave a hospital after treatment and go through a process called hospital discharge. अब ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि पेशेंट को आप प्रिपेयर कर रहे होते हो टू लीव द हेल्थ केयर सेटिंग। अब ये कोई आसान काम नहीं है डिस्चार्ज। इसमें प्लान डिस्चार्ज होते हैं, इसमें लामा, इसमें परोल, इसमें एब्सकॉन्डिंग। प्लान डिस्चार्ज ये है कि आपने स्पेसिफिक अपना जो है क्लॉक बनाया हुआ था कि 5 डेज का हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है और हमें उसकी रिकवरी लग रही है, तो हमने 5th डे पे आके उसको डिस्चार्ज दे दिया। तो दिस वाज लाइक ऑल प्लान्ड, या फिर आज मैंने इस पेशेंट को देखा, मुझे इसकी रिकवरी लग रही है और मुझे लगता है ये पेशेंट छुट्टी वाला है, मैंने इसको 24 आवर्स की ऑब्जर्वेशन में रखा, एंड द नेक्स्ट डे आई कम एंड मुझे पता था कि ये पेशेंट, इसकी कंडीशन में कोई वेरिएशन नहीं आई, ये रिकवरी की तरफ ही है और वी हैव प्लान्ड द डिस्चार्ज, तो हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। एंड नाउ व्हाट्स लामा? लामा इज लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी आपको डॉक्टर ने कहा कि मेरी तरफ से आपको छुट्टी की इजाज़त नहीं है, पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं पेशेंट को छुट्टी दूँ। लेकिन पेशेंट ने कहा कि मुझे तो यहाँ ट्रीटमेंट कराना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में, या वो अपनी ज़िद पे हैं कि नहीं भई हम यहाँ नहीं रुकना चाहते, तो उस कंडीशन में क्या है कि एक फॉर्म साइन होता है जिसको कहते हैं लामा, जिसमें डॉक्टर आपको इजाज़त नहीं दे रहा लेकिन मरीज़ अपनी मर्ज़ी से जाना चाह रहा है, तो उस पे साइन होता है और फिर आपको लामा कर दिया जाता है। एंड देन इट्स परोल। Parole is basically usually occur in a psychotic hospital, psychiatric hospitals के अंदर, जो आपके पेशेंट्स होते हैं जिनका बहुत एक लेंथ ऑफ स्टे बहुत ज़्यादा होता है
और वो ना उनके साथ उनके कोई अटेंडेंट होते हैं, तो उनके अटेंडेंट की या उनके फैमिली मेंबर की रिक्वेस्ट पे जो है उनको 2 से 3 दिन का डिस्चार्ज मिलता है, जिसमें वो अपने घर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वापस आके बेसिकली अपना जो भी ट्रीटमेंट है उनका रिकंटिन्यू हो जाता है। एंड व्हाट्स एब्सकॉन्डिंग? ये तो बहुत एक बेसिक टर्म है जो हर किसी ने सुनी होगी। पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गया, ठीक है। अब वो भागना क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट अफोर्डेबिलिटी इशू है एंड दे आर अनेबल टू अफोर्ड, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और अब जब छुट्टी की बारी आई और पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, बार बार हॉस्पिटल की तरफ से उनको प्रेशर है कि भैया आप अपना बिल जमा कराएं, बिल जमा कराएं, तो पेशेंट हॉस्पिटल से भाग भी जाता है। एंड देन द प्रोसीजर फॉर डिस्चार्ज इज टेक्स्ट फॉर डॉक्टर ऑर्डर टू बी डिस्चार्ज। अब आपने डॉक्टर के ऑर्डर देखे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा उनकी मेडिकेशन थी, चीज़ें थी, और उसको रिफंड कराया, उसकी स्लिप दी और उसका प्रॉपर डिस्चार्ज सिस्टमैटिक वे में सिस्टम पे बना, और फिर वो सारी जो है फाइल बिलिंग में जाके प्रॉपर एक प्रोसेस हुआ, और फिर जो है डिस्चार्ज समरी पेशेंट ने लाके आपको दिखाई, और उसमें अगर कोई फॉलो अप पे डे लिखा हुआ है जिसमें आपने स्पेसिफिक डे पे आना है, या फिर कोई मेडिकेशन आपने फॉलो करनी है अभी मजीद, तो वो प्रॉपर डिस्चार्ज समरी उनको समझाई गई, ठीक है, और ये इस तरह से डिस्चार्ज का प्रोसेस हुआ। नाउ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पेशेंट डिस्चार्ज। The first step involves collecting and organizing the data about the patient. यानी डॉक्टर ने डिस्चार्ज प्लान किया, ठीक है, आपने रीअश्योर करना होता है पेशेंट की फैमिली को कि इट वुड टेक सम टाइम। ऐसा नहीं होता कि बस अभी बोल के गए तो अभी छुट्टी हो जाएगी। तो प्रॉपर रीअश्योर करना, उनकी काउंसलिंग, उनकी टीचिंग करना, ठीक है। लेट सपोज पेशेंट का रिगार्डिंग समरी लेके आए, तो प्रॉपर उसको समरी समझाना, उसको गाइड करना रिगार्डिंग द डाइट और फॉलो अप, ठीक है। और अगर वो रेफर भी हो रहा है उस पेशेंट को, तो रेफरल भी प्रॉपर तरीके से आपने वो करना होता है, समझाना होता है। अब इसमें मेडिकेशन आ गई, कोई सेल्फ केयर है, हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, तो वो आपने प्रॉपर समझानी है, ठीक है। देन पेशेंट डिस्चार्ज टीचिंग। अब इसमें अगेन आपने मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन है, सेल्फ केयर एक्टिविटी है, डाइट एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड के इम्यूनिटी, अगर आप प्रॉपर एक डाइट ले रहे हैं तो आप यू आर सपोज नॉट सपोज टू बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ना, ठीक है। तो एक्टिविटी रिगार्डिंग के एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, आप जो है उसमें क्या आप रूटीन में अपने इन्वॉल्व कर रहे हो, फॉलोअप पे कैसे आना है, और इमरजेंसी के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी पेशेंट के साथ, तो इफ़ अगर वो होती है तो आपने वो इमरजेंसी कंडीशन है पेशेंट की, तो आपने फ़ौरन इसको इमरजेंसी में ला के दिखाना है, राइट। एंड ये सारी वही है कि आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, तो पेशेंट को का जो डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस है वो इजी होता है, और पेशेंट का आपके साथ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो सेटिस्फैक्शन और आउटकम्स जो हैं अच्छे मिलते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स टू हॉस्पिटलाइजेशन, लैक ऑफ केयर टेकर्स, ठीक है, सेपरेशन एंजाइटी, जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, अगर पेशेंट में वो बच्चे हैं और उनके साथ अटेंडेंट नहीं है, लेट सपोज आईसीयूज हैं और उनमें उनके पेरेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे, तो दे कुड हैव सेपरेशन एंजाइटी, दे कुड हैव स्ट्रेस, और केयर टेकर्स उनके नहीं होते, ठीक है, बॉडी में डिस्टर्ब हो रहा होता है, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को लेके भी सुपरस्टिशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने लाइक द पर्सन हु इज बीइंग हॉस्पिटलाइज, उसका ये नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है ना कि उसको उसका घर तब्दील हुआ है, उसकी जगह चेंज हुई है, तो उसको डेफिनेटली एक डिस्कम्फर्ट होगा, इरिटेबिलिटी होगी, उसको एनजाइटी हो रही होगी, उसकी रूटीन डिस्टर्ब्ड हुई है, ठीक है, वो एक्टिव नहीं है, वो एक स्पेसिफिक बेड पे लेटा हुआ ही है पेशेंट, ठीक है, और उसको मेडिकेशन लग रही है और स्टाफ आ रहा है, नर्स आके उसको मेडिकेशन स्पेसिफिक टाइम पे दे रही है, डॉक्टर आ रहे हैं उसको असेस कर रहे हैं, तो वो जो एक आपकी पूरी रूटीन है जिसमें आप अपने घर पे कुछ और इंसान हो
और आप हॉस्पिटल में आके कुछ और हो, तो आपका वो जो फियर है, लॉस ऑफ कंट्रोल आपका जा रहा होता है, इरिटेबिलिटी हो रही होती है। तो बेसिकली पेशेंट जो है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि अरे पेशेंट मे बी माइट बी ओवर रिएक्टिंग, बट क्योंकि उनका घर, उनकी चीज़ें, उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही होती है, एक डिजीज से वो सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रहा होता है। तो एज अ नर्स हमें पेशेंट के साथ इतना पॉजिटिव रहना है, ठीक है, इतना पॉजिटिव कम्युनिकेट करना है, उनको इतना रीअश्योर करना है कि उनका जो ये हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस है वो इजी हो सके। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।